अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का आज आखिरी दिन है, मगर अभी तक ये अहम तरीन मामला लटक रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज तक तफसीली समाअत जारी रही, जिसके बाद कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 7 बजे से बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया है। मगर इंतखाबी निशान अलॉट करने के आखिरी दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस कशमकश में मुब्तला रहे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट आरओ ऑफिस में जमा करवाएं, इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से जाएं या पार्टी के प्लान बी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट आरओ ऑफिस में जमा करवाएं। क्योंकि आज इंतखाबी निशान मिलने के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान बी सामने लाते हुए अपने उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट आरओ ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत की थी, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिलने की सूरत में पार्टी उम्मीदवार को बल्लेबाज का निशान दिलवा सके। मगर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सबरा अख्तर इकबाल डार ने इस पूरे मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अख्तर इकबाल डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने हमारी टिकटें कहां से ली, क्योंकि उन्होंने अपनी जमात के उम्मीदवारों को खुद टिकटें जारी की हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेचैनी और मुश्किलात में मजीद इजाफे की वजह बन रही है, जहां अभी तक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर जोर देता रहा है कि वो सिर्फ ये साबित कर दे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे और दुरुस्त तरीके कार के तहत हुए थे तो सारा केस ही खत्म हो जाएगा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज भी इस बात पर जोर देते रहे कि इलेक्शन दुरुस्त हुए थे या नहीं। कानून इलेक्शन कमीशन को इसकी स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं देता और आर्टिकल 17(2) के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की वजह से सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना जा सकता। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात बल्ले का निशान के साथ इलेक्शन में जाती है या नहीं, और अब इसका सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आज सारा दिन जो एक कन्फ्यूजन रही है उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने साथी जजेस से मुशावरत करूंगा, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना है कि वो फैसला आपके हक में आता है या आपके खिलाफ जाता है। लेकिन आज जो ये बल्लेबाज वाला मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला मामला हुआ, जिसमें आप लोगों ने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आपके तर्जमानों ने ये कहा कि जो उम्मीदवार हैं वो बल्लेबाज के निशान के लिए, सिंबल के लिए अप्लाई करें। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो नजरियाती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी के सरबराह हैं अख्तर इकबाल डार, वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमने अपने उम्मीदवारों को हलकों में खड़ा किया हुआ है, पता नहीं तहरीक इंसाफ ने कहां से हमारा टिकट जारी कर दिया, ये जाली टिकट्स हैं, ये क्या हुआ है पूरा मामला? थैंक यू शहजाद साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो और भी बड़ी आपने देखी होंगी पीटीआई के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि आप भूले होंगे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं अभी कब तक जारी रहना है इसने। अख्तर इकबाल डार साहब ने बाकायदा हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, एमओयू है, और ये टिकट्स जो हैं इनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, और वो हमारे दफ्तर में बैठ के उन्होंने ये तमाम सिग्नेचर्स किए हुए। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्लेम किया है जो भी आपने फरमाया, which is absolutely incorrect and contrary to facts and reality. So obviously उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माजी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपको पता चलता रहा है, बाकी तमाम अहबाब को भी पता चलता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जुबानें बंद हैं, हम सच बोलने से आरी हो चुके हुए हैं, सारा मुआशरा अनफॉर्चुनेटली सच बोलने से। मैं बताऊंगा जरा इसकी तफसील सामने रखें, क्योंकि ये आज प्लान बी आपका सामने आया है। इससे पहले आपके कुछ रहनुमा इंक्लूडिंग जो आपके चेयरमैन है गौहर अली खान साहब, वो कहते रहे कि प्लान बी प्लान सी हमारे सामने है, और शायद ऐसा महसूस हो रहा था आप किसी पार्टी के साथ इल्हाक करके उनके सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला मामला अब सामने आया है, तो आप कह रहे हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने सिग्नेचर्स किए, तो ये कब हुआ है पूरा मामला तय कब पाया? और तमाम आपके जो कल लिस्ट जारी की है पीटीआई ने मुल्क भर से जिन लोगों को आपने टिकट दिए, तमाम को आप लोगों ने क्या बल्लेबाज का निशान अलॉट किया था और क्या उनको टिकट दिया था कि आप जाके सिंबल ले लें? ये लास्ट ये जो सारा एग्रीमेंट वगैरह हुआ है जी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं बसा औकात बहुत से प्रोग्राम्स में आया और मैंने उनको प्लान बी और प्लान सी की बात की है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद का मामला था और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने का मामला था। ये हमारे बैकअप प्लान्स थे। सो ये मामला तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले तय पा गया था और हमारे पास बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जो कि हम मेरा ख्याल है थोड़ी देर में हम रिलीज भी कर देंगे।
कंसिक्वेंटली उनका ये कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वो सब क्लेम करना जो कि उन्होंने किया है, वो कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन बाहर सूरत अब हमें देखना पड़ेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और ये लास्ट मिनट तक क्यों हुआ? लास्ट मिनट तक इसलिए हुआ कि मुकदमा चला, पहले पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता उस वक्त तक हम आगे बढ़ने के लिए कोई क्लियर रास्ता जो है वो वो नहीं तयन उसका कर सकते थे, इसलिए ये लास्ट मिनट तक आया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो नहीं आ रहा था और टाइम सबमिट करने का था, वो गुजरने के करीब था, तो फिर हमें बहालत मजबूरी अपने कैंडिडेट्स को कहना पड़ा कि जी आप इस तरीके से अपने जो टिकट्स हैं वो सबमिट तो आप लोगों ने वैसे ये आप लोग क्योंकि अपना प्लान रिवील नहीं कर रहे थे, तो आपका यही प्लान था कि आज आखिरी दिन है और अगर आज अब बल्ले का निशान बहाल नहीं हुआ तो आप अपने उम्मीदवारों को कहेंगे कि बल्लेबाज का टिकट लो और जाकर, यानी कि पीटीआई नजरियाती का टिकट लो और बल्लेबाज का निशान जाके ले लो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और इस दौरान आप कह रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। जी बिल्कुल, और ये ही हमारा इनके साथ एग्रीमेंट भी था। वो जब हम रिलीज करेंगे वो जो डॉक्यूमेंट है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और हर टिकट के ऊपर भी जो उन्होंने हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठ के अख्तर इकबाल डार साहब ने हमारे चेयरमैन के साथ बैठ के सिग्नेचर्स किए हुए हैं। सही, लेकिन रऊफ साहब क्या ये आपको लग रहा है कि प्रेशर में हुआ है या अख्तर इकबाल साहब ने आपको आखिरी वक्त पे डिच कर दिया है? क्योंकि 2012 से इन्होंने अपनी पार्टी, अपना ये ग्रुप बना लिया था, स्प्लिंटर ग्रुप। ये इमरान खान के खिलाफ 2018 में भी तकारीर कर चुके हैं, कहते रहे हैं कि इनके साथ चला नहीं जा सकता, कभी करप्शन के इल्जाम लगाए, कभी कहा कि अपनी मनमानी करते हैं। तो ये तो आपसे खफा थे, आपसे नाराज थे। बल्कि 2022 तक भी जब आप लोग बाय इलेक्शन में जा रहे थे और इनका निशान जब इनको अलॉट किया जा रहा था ईसीबी की तरफ से बल्लेबाज का, तो आप लोगों ने चैलेंज किया था कि ये सिमिलर सिंबल हो जाएगा, ये ना लें। तो अख्तर इकबाल साहब से आपके ताल्लुकात नहीं थे, तो ये कैसे फिर बहाल हो गए? अख्तर इकबाल साहब के साथ हमारे ताल्लुकात थे और उसी की बेसिस के ऊपर हमने ये सारी बातचीत उनके साथ की। और पहले ही अपनी ये यहाँ तक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि पहले इन्होंने कुछ सीट्स वगैरह की डिमांड की हमसे, बहुत ज़्यादा सीट्स की डिमांड की। और फिर ये इन्होंने खुद ही अपना जो था स्टांस को बदला। उन्होंने कहा जी कि चूंकि आपका जो मकसद है वो बहुत अजीम है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 4 सीटें दे दीजिए। और वो 4 की 4 सीटें जो थी वो शेखपुरा में थी, जो कि हमने इनको दी। उसी की बेसिस के ऊपर ये सारा प्लान जो है वो आगे बढ़ा। और ये बैठ के इन्होंने हमारे चेयरमैन साहब के साथ जो हमारे टिकट्स थे उनको साइन किया। उन्होंने दोनों ने साइन करना था, चेयरमैन हमारे पीटीआई के और पीटीआई जो नजरियाती के जो चेयरमैन थे उन्होंने किया हुआ था। ये सब काम हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। हाँ, ये बात भी इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे कि क्या ये इलाक इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप लोगों ने उतनी टिकट्स दिए नहीं जितने वो मांग रहे थे, कि ये भी इशू बना है? बिल्कुल नहीं जी, वो तो खुद उन्होंने, मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि पहले उन्होंने कुछ टिकट्स मांगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद दस्तबरदार हुए, उससे कहा कि नहीं हमें टिकट्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ शेखुपुरा में हमें 4 टिकट्स चाहिए। तो हम आपके मकसद में आपके शरीक होना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये जद्दोजहद कर रहे हैं वो बहुत अजीम मकसद है और हम उस मकसद के हसूल में शरीके कार। लेकिन रऊफ हसन साहब, आपने कहा कि उन्होंने 4 शेखुपुरा के सीट मांगे थे जो आप देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने भी चेक किया NA 115 में आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। इसके अलावा जो बाकी शेखुपुरा की सीट्स हैं वहां तो आपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो आपने सीट एडजस्टमेंट तो नहीं की उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है ना जी, वो विड्रॉल हो जाएंगी, वो उनको फुलफिल किया जाएगा। जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ मैं उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना जी, ये बात हुई है उनके साथ, ये फाइनलाइज हुआ। सही, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो पास्ट रहा है उन्होंने आपके साथ कोई डबल गेम कर दी हो? बिल्कुल नहीं समझते हम ऐसा हुआ है, हम बड़े क्लियर हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल वही हुआ है जो कि बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से पहले लोगों के साथ हुआ था। उनको किडनैप किया गया है और फिर उनसे ये जबरदस्ती बयान लिया गया। सही, और आज आपकी पार्टी का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि जब आरओ के पास टिकट लेकर जा रहे थे तो कहीं पे कोई आपका टिकट लेके भाग गया, कहीं पे आरओ टिकट नहीं ले रहा था, तो वो किस टिकट के लिए जा रहे थे? बल्ले के लिए जा रहे थे या बल्लेबाज के लिए जा रहे थे? जो भी टिकट्स लेके जा रहे हैं, एक कंसिस्टेंट जो है टेरर कैंपेन हमारे खिलाफ लॉन्च होया हुआ है, वो जारी और सारी है, वो खत्म नहीं हो रहा। इसको भूल जाए कि टिकट वो ए था, बी था, सी था कि क्या था। मकसद ये है कि पीटीआई के जो मेंबर जो जिनको टिकट्स मिले, टिकट होल्डर्स को टिकट्स जो है वो जमा नहीं करवाने देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का वक्त उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराने दिए जा रहे। ये एक कंसिस्टेंट एक कैंपेन है, टेरर कैंपेन है, जो कि पीटीआई और उनके मेंबरान के खिलाफ जारी और सारी है। आज
मैंने आपको पहले भी बताया, आपसे बात कर रहा था। आज गौर साहब के घर में आपको पता है जो हुआ है, उसका नोटिस भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आज हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के घर के ऊपर भी गड़बड़ की गई है। और एक ये सारा कोई मतलब ये अनरिलेटेड इवेंट्स नहीं है। ये ताना बाना इनका सिर्फ एक ही मकसद के तहत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और आईजी ने किसी तरीके से आपने इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखा। आईजी इस्लामाबाद ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को के लिए गए थे और हमें नहीं पता था इनका घर है। उन्होंने आज ये दलील दी है, लेकिन उस पर जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि आप मुकम्मल तहकीकात करें और हकायक सामने लेकर आएँ। लेकिन अब ये मामला क्या होगा? क्या ये स्ट्रैटेजी आपकी बैकफायर कर गई है? और अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, दोनों सूत्रों में आ सकता है। एक ये हो सकता है कि आपको बल्ला ना मिले तो फिर आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में जाएंगे, लेकिन अगर ये फैसला आता है कि बल्ला आपको दे दिया जाता है तो आपके पास इतना वक्त है या ये मौका अब भी है कि बल्ले के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि फिलहाल ईसीपी ने जो टाइम रखा है वो 9 बजे का कट ऑफ टाइम है सिंबल मांगने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जब भी फैसला करे उसके बाद हमें एक एडिक्वेट टाइम जो है वो मिले, ताकि हम अपने जो फॉर्म्स हैं वो जमा करा सकें, अपने जो हमें जो पेपर्स मिले हुए हैं वो जमा करा सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के शोल्डर्स के ऊपर, चीफ जस्टिस के शोल्डर्स के ऊपर। उनको ये प्रोविजन करना पड़ेगा। तो बेहतर ये नहीं होता कि आप लोग बल्लेबाज के चक्कर में जाने के बजाय बल्ले के लिए अप्लाई कर देते और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके फेवर में आ जाता तो फिर आपकी कम से कम वो दरख्वास्त आरओ के पास होती कि आपने सिंबल मांगा हुआ है? देखिए, हम कैसे, अब ये जब पेशावर हाईकोर्ट के जजमेंट आप पढ़िए, उसमें इनको कहा गया था कि आप इनका सिंबल फौरी तौर के ऊपर अपलोड करें, इनका जो रिजल्ट है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो भी अपलोड करें। लाइक इन द पास्ट इलेक्शन कमीशन ने फ्लाउट किया है और हमारी जो पिटिशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में जमा हो चुकी हुई है और उन्होंने नोटिस इशू कर दिए हैं। तो इन हालात में आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्होंने हमारा साइन इनके पास है, इन्होंने अपलोड करना था, नहीं किया। तो साइन अपलोड नहीं किया, इसलिए आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो बल्ले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो नहीं, वो बल्ला अभी हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था ना, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हम कर रहे थे। ठीक, उस फैसले के ऊपर मुनहसर है कि जी हमें बल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही, अगर वो हमारे हक में फैसला दे देते हैं तो बल्ला हमारा होगा। ठीक है, लेकिन हम एज हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, एज पीटीआई कैंडिडेट्स विद द सिंबल ऑफ बल्ला, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अख्तर इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, लेकिन ये ना भी होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़े वाज़ेह तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एक पार्टी के एफिडेविट के तौर पे अपने कागजात जमा करवाएं कि हम फलां पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो अब फाइनली आके किसी और पार्टी का सर्टिफिकेट देके कोई और सिंबल नहीं मांग सकते। उसी पार्टी का सिंबल लेना पड़ेगा जिस पार्टी के वो हैं। यू कांट चेंज योर पार्टी एट द लास्ट मोमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के तौर पे जमा करवाया लेकिन अब हमें पीटीआई नजराती का सिंबल दे दिया जाए। ये तो नोटिफिकेशन आ चुका है इलेक्शन कमीशन का। आप पार्टी लास्ट मिनट के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। क्या आप ऐसे सर्कुलर्स भी आउट ऑफ द ब्लू ला के लास्ट मिनट के ऊपर इशू कर सकते हैं? इसको कंक्लूड करें ना कि इनका जो प्रेजुडिस है, इनका जो हेट है पीछे है, वो इतना एविडेंट है कि लॉज को आप मिनट टू मिनट ये चेंज कर रहे हैं, नए लॉज ला रहे हैं मिनट। इनको ये कर सकते हैं? कभी हुआ है इस मुल्क में पहले जो अब हो रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी तो आप नजर दौड़ाएं ना। आप ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर अगर पीटीआई के पार्टी नाम से भी फाइल किया हो तो किसी और पार्टी का टिकट ले सकते हैं आखिरी वक्त पे? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने अब सर्कुलर इशू किया है, ये लास्ट मिनट के ऊपर ये क्यों किया है? सही, इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि कल ये मामला हुआ है कि नून लीग ने 3 लोगों को टिकट नहीं दिया और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उस केस का क्या हुआ, उनको पीपल्स पार्टी को टिकट दिया नहीं दिया। नून लीग की तरफदारी कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? I mean, we have always contended that election commission is partisan. election commission एक पार्टी बना हुआ है, ये पार्टी बना हुआ है पीटीआई के खिलाफ। अब आज जो पीएमएलएन के ये घर, पीएमएलएन के घर का बंदा ये जो चेयरमैन है, देखिए आपको पता है ये कौन है? देखिए मुझे इतना पता है रऊफ साहब, जब आज आपके कुछ वकील ये मौकिफ उठा रहे थे कि ईसीपी जो है वो जानिबदार है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस बात पे आर्ग्यू करना चाहते हैं, मामले को यहाँ लेके जाने चाहते हैं, तो आपके जो अपने वकील है वो इस आर्ग्यूमेंट से विड्रॉ कर गए कि हम नहीं ये आर्ग्यू करना चाहते कि उनकी बदनीयती है या वो हमारे खिलाफ बायस है। बदनीयत भी है, उनका बायस भी है, हम जानते हैं, लेकिन वो मौका इस वक्त इसलिए ठीक नहीं था कि हम और एक जो हमारे लिए जो इशू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए हम आर्ग्यू कर रहे थे। Consequently, we did not want to digress to another issue that was well thought out. लेकिन ये जो है उनका बायस और उनकी नफरत जो है पीटीआई के लिए वो एविडेंट है। वो तो रोज़े अव्वल से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको। वो उन्होंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया, वो कौन सा ऐसा रोड है जो उन्होंने पीटीआई के रास्ते में नहीं खड़ा किया?
रखा कि हम इलेक्शन की तरफ ना जा सके, इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। अब एट दिस मोमेंट ये सूरत हाल है कि फैसला महफूज हुआ है और फैसला महफूज करने से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि दोनों तरफ से बड़े बेहतरीन दलाइल दिए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ये कहता रहा कि आपने जो शिकायत की लोगों ने उनको मौका नहीं दिया गया, आपने सही तरीके से अपने कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। आपका आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि अगर इलेक्शन में कुछ बेज़ाब्तियां हैं भी तो भी ये पावर ईसीपी के पास नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को पार्टी सिंबल से महरूम करें, और इस पे आप लोगों ने ये भी गुजारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन दे ताकि इस पावर्स की जो हद है वो उसका तयन हो जाए। उम्मीद क्या है आपको मिल जाएगा सिंबल तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, हमारा फेथ है इंस्टीट्यूशंस में। हमने बारहा ये कहा है कि इंस्टीट्यूशन में इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी नेगेटिव जजमेंट्स हमारे खिलाफ आते रहे, हमने कोशिश की है कि अपना फेथ जो है वो बरकरार रखें। अब भी हमारा फेथ है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कल की जो हियरिंग हुई है और आज की जो हियरिंग हुई है उसमें जो जज साहिबान के, खासकर चीफ जस्टिस के जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो हमें कोई ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं देती। वो ऐसा लग रहा था कि जी वो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो कोर्ट रूम है वो जजेस के लिए बोलने का मकाम नहीं होता, वो होता है लॉयर्स के लिए बोलने का मकाम। जजेस जो है वो अपनी जजमेंट के जरिए बोलते हैं, लेकिन हमारा जो एपेक्स कोर्ट है उसका जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वो अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि जज साहिबान जो हैं वो जज भी हैं और वकील भी हैं। लेकिन रऊफ हसन साहब, अक्सर जजेस जो है वो रिमार्क्स देते हैं या सवाल करते हैं ताकि वो मामले को क्लैरिफाई करें। जनाब ये रिमार्क्स नहीं थे, ये रिमार्क्स थे। आप देखिए उनको दोबारा देखिए, मैं आपके पास आ जाता हूं, आप बैठिए। किसी मौके के ऊपर किसी वकील को ये 10 सेकंड से ज्यादा बोलने नहीं देते, 15 सेकंड से ज्यादा बोलने नहीं देते। चलो वो अपनी क्लैरिटी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसको अपना केस भी प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाता। रऊफ हसन साहब, लेकिन आपकी जो कानूनी टीम है उसने अपनी गलतियों का कुछ एतराफ भी किया ना। मैं आज की मिसाल आपको दे देता हूं, जब अली जफर साहब थे या बाद में हामिद खान साहब थे, आप लोग यही नहीं जस्टिफाई कर सके जो आर्ग्यूमेंट आप लेके गए कि अकबर एस बाबर आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जब कहा कि डॉक्यूमेंट दिखा दे, कब एक्सपेल किया, आपने कहा दिखाते हैं, फिर आपने कहा नहीं है डॉक्यूमेंट, फिर आपने खुद एतराफ कर लिया चलें शायद पार्टी में है लेकिन वो पार्टी से उनके ताल्लुकात खराब है। वो ट्वीट दे दीजिए, मैंने वो लेटर जो है ट्वीट कर दिया हुआ है। नहीं, आपने ट्वीट किया होगा, लेकिन जब मैंने तो कोर्ट की समाअत देखी, लेकिन कोर्ट के सामने पेश करें ना, ट्वीट करके क्या होगा? आपके वकील वहां पे मौजूद है, उनसे कहा, उन्होंने कहा मेरे पास है। मौजूद नहीं था उस वक्त, वो कर रहे थे, मैंने उनको भेजा, फिर बाद में उस वक्त तक वो द टाइम हैड पास्ड नहीं, बट इसके बाद मौजूद था, पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है मेरे पास। आप चाहेंगे तो आपको कॉपी भेज देता हूं उस पूरे डॉक्यूमेंट। और आपने बिल्कुल है, आपने अपनी लीगल टीम को दे दिया, उन्होंने जमा करवा दिया, क्योंकि एक बड़ा एक अहम मसला था जो आज ज़ेरे बहस है। मैंने उनको भिजवा दिया था, मैंने उनको भिजवा दिया था। मुझे जरा बता देंगे उस डॉक्यूमेंट में क्या है एग्जैक्टली और कब का है? ये जी मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कैमरा ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, इसको देख लीजिए। इसका ये पेज है, बाकी सारी पूरी जो उसकी तमाम जो उसकी रुदाद है वो उसमें बयान की गई है, और ये लास्ट पेज है इसका, ये आप देख लीजिए। आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं आ रहा। आप अगर मुझे बता दें तारीख क्या और एग्जैक्टली क्या कहता है ये तारीख है जी, इसकी है तारीख 26 सितंबर 2011, और ये लेटर पढ़ता है, डियर मिस्टर अकबर एस बाबर, you were served with show cause notice on 3rd of September 2011 wherein the allegations are self-explanatory. You did not reply to the show cause notice dated 3rd of September and instead opted to write a letter to the chairman, Mr. Khan, dated 11th of September, wherein you made the following voluntary declaration. Although the action of leveling baseless charges and removal from मुझे समझ आ गई कौन सा ये है, मुझे समझ आ गई कब का है, 2011 का है, लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन उनके हक में फैसला दिया। इस्लामाबाद, अकबर एस बाबर ये भी दावा करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनके हक में फैसला दे चुका है कि एक्सपेल उनको नहीं किया जा सकता पार्टी में। उनसे मांग लेना जी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके हक में फैसला दिया हुआ है वो मांग लें। अब मुझे हमारी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी वो हम उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर चुके हुए हैं। He has not been a member of PTI since September of 2011. ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में जो आपने उनको एक्सपेल किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हक में फैसला देके उस मामले को खत्म कर चुका है। ही इज ऑन रिकॉर्ड बार बार, और अगर 2011 में आपने निकाला था, 2018 में बहाल कर चुका है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट पॉइंटलेस है जब हामिद खान साहब आखिर में ये कहते हैं कि ठीक है वो पार्टी में होंगे लेकिन उनके ताल्लुकात हमारे साथ खराब है लीडरशिप के साथ। ये आखिरी में उन्होंने बात की ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ये एतराज़ है कि जज साहब आपको टाइम नहीं दे रहे, तो जज साहब के ये एतराज़ है कि यार आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं। देखिए, मैं आपका हाइपोथेटिकली आपसे बात करने के लिए, अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि वो पार्टी के मेंबर भी हैं, चले उनको चाहिए था कि अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते। उस दिन मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ था और हमारा जो डेडलाइन थी पेपर सबमिट करने की वो था 3 बजे दोपहर को। ये 4:45 बजे के करीब अपने चंद टाउट्स के साथ और 2-3 कैमरामैन के साथ आए और वहां बाहर खड़े होकर तकरीर करके चले गए।
इन्होंने किसी स्टेज के ऊपर अपना पेपर जो थे वो सबमिट करने की कोशिश नहीं की। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं अगर ये हाइपोथेटिकली ये माना भी जाए कि वो मेंबर है, अव्वल तो वो मेंबर है ही नहीं, लेकिन अगर मेंबर थे तो इन्होंने किसी स्टेज के ऊपर अपने पेपर सबमिट कराने की कोशिश ही नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्शंस के प्रोसेस को में रखना डालने के लिए ये छोड़े गए हैं। ये टाउट हैं, ये अपने 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 बिहाफ के ऊपर ये काम नहीं आप कर कह रहे हैं कि इनके पीछे फोर्सेस हैं जो इनसे ये काम करवा रही हैं पिछले 12 साल 13-14 साल से। आपका ये मौकिफ है कि जो प्रोसीडिंग्स आपने देखी हैं उस पर आप ज्यादा होपफुल नहीं है, बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या फैसला देता है, और अगर निशान अलॉट नहीं हुआ तो फिर आपके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में जाएंगे, क्योंकि बल्लेबाज का निशान तो अब गालिबन आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपको बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर रऊफ हसन साहब का ये मौकिफ है कि फिर सुप्रीम कोर्ट को ये वे आउट निकालना पड़ेगा कि जो 9 बजे की डेडलाइन है सिंबल देने की उसको शायद एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक हासिल करेंगे, इसके बाद ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट अपना महफूज फैसला 1 घंटे बाद सुनाएगा। अब तक इलेक्शन कमीशन ने सिंबल देने की जो डेडलाइन है वो 9 बजे तक सेट की थी। अब देखते हैं कि ये डेडलाइन में मजीद इजाफा होता है या नहीं, लेकिन पूरी सूरत हाल पर तजिया हासिल करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, आपने देखा एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, वो पीटीआई के हक में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, ये एक अहम मामला है। दूसरा जो प्लान बी था नजरियाती पार्टी के टिकट्स वाला, वो तो उनके चेयरमैन ने भी आके कह दिया कि मैं ला ताल्लुकी का इजहार करता हूं, पता नहीं कैसे इनके पास ये टिकट्स पहुंच गए, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर आपने एक पार्टी से अप्लाई किया है तो दूसरी पार्टी का टिकट आप नहीं वसूल कर सकते। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन इस वक्त आप? देखिए, आज आपने सारा केस आपने भी देखा है, कौम ने भी देखा है। जहां तक तो टेक्निकल पॉइंट्स हैं शहजाद, उसमें तो मुझे लगता है कि पीटीआई का केस वीक है, और जिस तरह आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले भी एतराज़ात हुए चीफ जस्टिस की तरफ से, और जस्टिस मजहर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फैसले में ये नहीं कहा कि वो शिकें इलेक्शन एक्ट की वो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो वो भी कहते और फिर ये ऑर्डर देते तो और बात थी, लेकिन उन्होंने पर्सोनम नहीं किया, ब्लैम डिसीजन दे दिया, लेकिन वो टेक्निकल है। मेरा ख्याल है टेक्निकली पीटीआई वाज ऑन अ वीक विकेट और उनके लॉयर्स वो केस नहीं बना सके, मगर असल फैसला ये पॉलिटिकल बेसिस पे होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अब ये बोझ उठाना होगा कि अगर उन्होंने फैसला किया कि बल्ला नहीं देना तो एक उनके बारे में बात होगी और तासर बहुत ज़्यादा सख्त ये बनेगा कि जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे देखें बल्ला बाहर निकाल दिया। सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त सोच रही होगी, जैसा आप तीनों जज बैठे होंगे, कि कितना बोझ वो अपने पे डालना चाहते हैं। अगर तो खाली कानूनी पॉइंट्स पे फैसला होगा उसमें तो बड़ा मुश्किल लगता है कि बल्ला बच सके पीटीआई के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के केसेस में आप खाली टेक्निकल पॉइंट्स पे रहते हैं। और आपने आज थ्रस्ट देखा कि जो लॉयर्स थे पीटीआई के, उन्होंने भी ज्यादा बार बार यही कहा कि जी इसकी लार्जर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं, जमहूरियत के लिए ऐसा होगा, इतने लाख लोग नहीं आ सकते बीच में। तो वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स ज्यादा थे, जो टेक्निकल आर्गुमेंट्स थे उसमें बहुत ज्यादा से हमें लैप्सेस नजर आ रहे थे। और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लेकिन मालिक साहब, अगर आप कह रहे हैं कि टेक्निकल बुनियाद पे फैसला कमजोर है, लेट्स सपोज अज्यूम कि अगर ये टेक्निकल बुनियाद पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देती है सुप्रीम कोर्ट, तो जिन आम इंतखाबात में हम जा रहे हैं उसके हवाले से बहुत सवाल उठ रहे हैं, और वो सिर्फ टेक्निकल नौयत के नहीं है, वो ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है नहीं दी जा रही। तो फिर जब इंतखाबात हो जाएंगे सवाल उस पर उठेंगे, तो उस पर क्या फिर राय होगी सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अब जजेस ने देखना है कि सारा बोझ अब इनके ऊपर आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर ये डैम्ड इफ आई डू डैम्ड इफ आई डोंट वाला हिसाब बन गया हुआ है। अगर ये बल्ला देते हैं तो पहले एक तासुर बन रहा था कि जो कोर्ट्स हैं उनका और इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश हो रहा है, और ये एक टिफ बन गई है। लोग कहेंगे जी देखें ये अब टिफ और बढ़ गई है। अगर वो लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर को देख के एक लीगल फैसला करते हैं तो फिर तो ये टिफ का इंप्रेशन आएगा, और अगर वो प्योरली टेक्निकल पे आएगा तो फिर सारे कहेंगे देखें इन्होंने तो बात मान ली, पावर्स दैट बी की, ये तो रली हुई जी कोर्ट नाल रल गई है। सो इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब देखना यही है कि इस पे अब क्या होगा, क्योंकि देखिए इस फैसले की जितनी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उससे ज़्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, और इसी चीज़ पे ज़्यादा आज वो फोर्स कर रहे थे पीटीआई के लॉयर्स कि जी लार्जर पिक्चर देखें। क्योंकि देखिए बात यह है कि सबके इलेक्शंस जाली हैं,
पीटीआई के भी इलेक्शंस जाली हैं, पीपल्स पार्टी के भी जाली होते हैं, पीएमएलएन के भी होते हैं, एएनपी के भी होते हैं। इनका आर्गुमेंट था कि हमारे पे आपने फोकस कर दिया, बाकियों पे क्यों नहीं किया। लेकिन इनका केस एक लिहाज से मुख्तलिफ है शहजाद, ये 1.5 साल से मसला चल रहा है। मेरा ख्याल है बड़े आराम से पीटीआई के पास बहुत टाइम था कि वो अपने टेक्निकल लैप्सेस खत्म कर लेते। शायद उस वक्त पावर में थे, नहीं ध्यान दिया, फिर चीजें इतनी जल्दी टर्न अराउंड की कि 2 ऐसी की अपॉइंटमेंट्स उनकी मर्जी के खिलाफ होगी कि उसका प्रेशर वो ज्यादा बढ़ गया उनके ऊपर। सही ज्यादा इसमें गड़े खुद ही खोदे में पीटीआई ने और प्लेट में रख के अपना सर दिया है। अब देखना ही है कि जजेस किस बेसिस पे फैसला करेंगे। अगर लीगल पॉइंट्स पे हुआ तो फिर तो फैसला बल्ले के हक में नहीं होता नजर आता पीटीआई में। लेकिन अगर उन्होंने लार्जर पिक्चर देखी तो तब शायद रिलीफ मिल जाए। लेकिन आइदर वे सुप्रीम कोर्ट को फिर भी एक तरफ से पूरी तनकीद होगी आइदर, और उनकी बचत नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद तलाल चौधरी साहब को पीएमएलएन ने टिकट नहीं दिया, वो हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पीएमएलएन ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं और ये तनकीद भी हो रही है कि कुछ टर्न कोड्स थे, 11 मुनर्रफीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको पीएमएलएन में अकोमोडेट किया गया है, उनको टिकट दिए गए हैं और कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, सेक्रीफाइस किया गया है उन लॉयल वर्कर्स को जिन्होंने नून लीग के लिए और उनकी क़यादत के लिए कुर्बानी दी। और उनमें एक नाम तलाल चौधरी का है, जिनके हवाले से भी ये कन्फर्म हो चुका है कि उनको पार्टी टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन समझौता हो चुका है, पार्टी उनको कहीं और फैसिलिटेट करेगी। इस वक्त खुद तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इतलात ये 1-2 दिन से आ रही थी कि NA96 जड़ावाला से आप उम्मीदवार थे, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टर्न कोर्ट है नवाब शेर वसीर, उनको पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है और अब पार्टी के साथ आपका समझौता भी हो गया है, उसकी डिटेल भी आपसे जानेंगे। लेकिन आज से चंद रोज़ पहले आप हमारे प्रोग्राम में थे, हमने आपसे कहा कि आपकी टिकट का मामला ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, तो उस पर आपने क्या कहा था पहले मैं चाहूंगा आप सुन लीजिए, इसके बाद आपसे जवाब लेंगे। क्या फैसला है, टर्न कोर्ट्स को टिकट देंगे पहले प्रायोरिटी या जो वर्कर है, और आपकी टिकट के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है इस वक्त? मियां नवाज शरीफ के होते हुए तलाल चौधरी की टिकट जो है वो जितनी भी मांगेगा और जहां से भी मांगेगा उसको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी की सोच भी नहीं हो सकती। जड़ावाला से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के होते हुए मुझे टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात के बाद तो शायद मामला सेटल हो ही जाए, अगर पहले ना भी हुआ था तो। ये सेटल्ड ही सेटल्ड है। मेरा पार्टी से इक्तदार के मैं साथी नहीं हूँ, मैं गमी खुशी का बुरे वक्त का साथी हूँ। और नवाज शरीफ की रवायत है, ये ऐसे ही 40 साल पार्टी नहीं चलती रही, वो अपने साथियों को वफादारों को लेकर चलता है, इसीलिए पार्टी आज तक कायम। जी, तो तलाल साहब एक उम्मीद होती है, एक एतमाद होता है, आपका तो शायद इससे ज्यादा था, तो क्या हुआ जो आपकी उम्मीद थी, जैसा आप समझते थे आपकी लीडरशिप आप पर एतमाद करके आपको टिकट देगी, वो नहीं हुआ या आपका ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ से जो मेरा रिश्ता है वो किसी ओहदा मांगने से, टिकट मांगने से बहुत बड़ा है। और जो भी मैं मांगूं वो हो नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ की मैं प्रायोरिटी पे ना हूँ। लेकिन यकीनन इस सिचुएशन में भी उन्होंने, मियां साहब ने खुद फैसला करने की बजाय, लीडरशिप ने, शहबाज साहब ने खुद फैसला करने की बजाय मुझसे सारी चीजें मेरे सामने रखकर कहा कि आप खुद फैसला करें। और मैंने फिर शहजाद साहब रिश्ता बचाया है, ओहदा नहीं। मैंने फिर एक दफा मियां नवाज शरीफ से जो अपना रिश्ता है वो निभाया भी है, वो बचाया भी है, और मैंने ये फैसला पार्टी के मुफाद में ये खुद किया है। तो तलाल साहब, वैसे क्यों नवाज शरीफ साहब ने आपको टिकट नहीं दिया? जब आपको उम्मीद थी, आप कह रहे थे कि मैं जहां पे भी टिकट मांगूंगा दे देंगे और जड़ावाला तो मेरा अपना हल्का है, तो क्यों नहीं दिया टिकट? फैसला क्यों आपके खिलाफ गया है ये? देखिए, एक पार्टी के अंदर एक डिस्कशन थी कि कुछ लोग, ऐसे लोग, उनका जो भी पॉलिटिकल कैरियर था या पॉलिटिकल करैक्टर था पिछले कई दहाइयों से, अगर उन्होंने एक मुश्किल वक्त पे पार्टी को कंडीशनल सपोर्ट किया है और कंडीशन ये थी कि उन लोगों को उनके हलकों में टिकट दिया जाएगा, और ये फिर सिर्फ टर्न कोड्स या मुनर्रफ अराकीन के बारे में नहीं बल्कि IPP के साथ भी
इसी वजह से कि उन्होंने हमारा एक ऐसा वो आमर किस्म का वो जो इमरान खान था, जो फस्तानियत थी, उसके अगेंस्ट उससे निजात के लिए जो साथ दिया, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कभी सोच भी सकती थी। तो ये उसी बैकग्राउंड में हुआ है। तो तलाल साहब, क्या जिस कंडीशन पे इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था या जो कमिटमेंट आपकी पार्टी ने इनसे की थी, वो कमिटमेंट उस कमिटमेंट से ज्यादा बड़ी है जो पार्टी के साथ आपने दिखाई है? यानी कि जब एस्टैब्लिशमेंट जोरों पे थी आपकी पार्टी के खिलाफ 2017-18 में कोई बात नहीं करता था, आपने नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में नाअहल किया, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जलसों में आपका हाथ पकड़ के कहते थे कि ये अवाम की अदालत ने आपको सुरखरू किया है, चाहे कोर्ट आपको नाअहल करे या ना करे, लेकिन अवाम ने आपको अहल करार दे दिया है। तो क्या वो जो कमिटमेंट आपने दिखाई, पहले 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सके जमात की वजह से, अपने कायद के बयानी की वजह से, अब अगले साल 5 साल नहीं लड़ सकेंगे, तो ये कमिटमेंट जो आपने दिखाई, उससे बड़ी कमिटमेंट क्या ये थी कि शेर वसी साहब अगर उस वक्त पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं तो उनसे कमिटमेंट पूरी की जाए? देखिए, आपकी ये जो बात है इसमें तो मेरा नहीं ख्याल को कंपैरिजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे जैसों की वो किस्मत या मुकद्दर या आप कह लें कि हमारे हिस्से में हमेशा वफादारी निभाना ही आया है। और मैंने एक दफ़ा फिर डिस्क्वालिफिकेशन से भी बड़ा एक कुर्बानी वफादारी निभाते हुए की है। और मुझे मियां नवाज शरीफ से जो रिश्ता है वो बहुत अजीज है, और इस दफ़ा ये बड़ा मुश्किल था और मुझे कभी कभी लगता था ये मैं कर ही नहीं सकूंगा। जब ये चीज़ें शुरू हुई हैं टिकट्स की, कि ये काम मैं कर ही नहीं सकूंगा, और मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि मैं सियासत से शायद दूर चला जाऊंगा, इस मुल्क से दूर चला जाऊंगा। मेरे चाहने वाले, मेरे मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले, जो कि मेरे हल्के के मेरे अजीज जो हैं, यहाँ पर ऐसे मनाजर हुए हैं कि इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान या किसी की फौतगी या बहुत ही कोई नुकसान हो गया है। लोग इस तरह धाड़े मार मार के रोते रहे। और लेकिन जब दूसरी साइड पे मैं अपना रिश्ता मियां नवाज शरीफ से देखता हूँ, तो कई दफ़ा ऐसे इम्तिहान जो जिंदगी में आते हैं, तो फिर इतने बड़े जो रिश्ते होते हैं, जो अजीज रिश्ते होते हैं, वो निभाने पड़ते हैं। मैंने फिर एक दफा आपका रिश्ता आपकी पार्टी की लीडर मरियम नवाज साहिबा से भी बहुत मजबूत है, उन्होंने भी आपकी मदद नहीं की इस मामले में? सारे ऑल आउट मेरे लिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब समेत, यानी कोई इसमें शक ही नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर सारे ही ऑल आउट जाते हैं तलाल साहब, तो फिर तो टिकट मिल जाता ना। यहाँ तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि शायद मरियम नवाज साहब अगर आपके सपोर्ट में हो भी, तभी शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो खुद फैसलाबाद से हैं, पंजाब में टिकट के देने पर असर रसूख रखते हैं, वो नहीं चाहते थे आपको मिले। सारे ऑल आउट जाते तो फिर क्या मजाल थी कि नवाब शेर वसीर को टिकट मिल जाता? देखिए, राना सनाउल्लाह से लेके सारे लोग मियां नवाज शरीफ तक सारे लोग मेरे साथ थे। एक सिचुएशन खड़ी हुई, उस सिचुएशन में उन्होंने फैसला मेरे सामने मेरे से करवाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आपसे मेरा ताल्लुक रिश्ता सिर्फ कारकुन का, सियासी रहनुमा का नहीं है, बच्चों की तरह है। मरियम आपको भाई समझती है, तो आप मेरे घर के फर्द हैं, तो ये फैसला आप करेंगे। तो जब बड़े किसी मुश्किल में हो, किसी इम्तिहान में हो, और तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर बच्चों का सही। लेकिन क्या वाकई इससे मुश्किल आसान होगी या फिर मुश्किलात बढ़ेंगी नून लीग के लिए? क्योंकि जब बाई इलेक्शंस हुए, आप लोगों ने कहा कि देखें हमने टर्न कोड्स को टिकट दिया और हमारे अपने वर्कर्स ने, हमारे अपने वोटर्स ने उनको उस तरीके से वोट नहीं किया, लिहाजा हम 20 में से 16 इलेक्शन हार गए। अब क्या आपके हल्के में या जहां जहां आपने अपने लॉयल वर्कर को बिठाकर पीटीआई से मुनर्रिफ होने वालों को टिकट दिया है, या जहां सीट एडजस्टमेंट आपने की है आईपीपी के साथ, आपको लग रहा है कि आपका वोटर, आपका वर्कर निकलेगा उनकी हिमायत में, या मायूस रहेगा कि हमारे वर्कर को टिकट नहीं मिला, हमारे शख्स को टिकट नहीं मिला, मायूस होकर बैठ जाएंगे वो? क्या होगा इसका नतीजा फिर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इलाके के कारकुन या जमातें कबूल कर लेती हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, जैसे रावलपिंडी में भी एक आईपीपी के बंदे को वहाँ एडजस्ट किया गया है, और इसी तरह फैसलाबाद में भी लोग रिएक्ट करते हैं, और आप कारकुनों को जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सारी चीजें देखते हुए भी सिर्फ एक कमिटमेंट को निभाने के लिए ये सारे फैक्टर्स, अगर तलाल साहब परसेंट टू परसेंट ये वेरी करता है, तो फिर आप
नवाब शेर वसीर की मुहिम चलाएंगे, उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, जीतने में उनकी मदद करेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ से अगर मैंने रिश्ता निभाया है तो फिर मियां साहब जहां कहेंगे वो मैं यकीनन फिर वो कैंपेन या वो सारा कुछ करूंगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल मियां साहब ने खुद ये फैसला जो उन्होंने मेरे हाथों से करवाया है वो खुद बड़े मुश्किल से गुजरे हैं। उनको मेरे से भी ज्यादा दर्द होगा, वो जानते हैं। वो बड़ी देर से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें पता है वफादारों की क्या कदर कीमत होती है। तो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के लिए इस तरह के फैसले मेरे से भी ज्यादा मुश्किल थे। बहरहाल लेकिन आपके लिए भी मुश्किल होगा ना। मुझे तो मिसाल याद आ रही है कि अक्सर अगर कोई महबूब आपसे छूट जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है, फिर उसकी शादी में जाके कुर्सियां तो नहीं लगाता ना शख्स। बाकी ये शायद उस तरह की क्या कहते हैं ना जी, ये तो उसी तरह की आजमाइश है। नहीं ऐसी नहीं। लेकिन देखे ना, आप ये देखें, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था और मुझे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये भी एक बड़ी आजमाइश है। मेरा तो ख्याल मुझे तो लगता था ये मैं कर ही नहीं सकूंगा। और यकीन करें, खुदा की कसम, मैं इस मुल्क से और सियासत से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन कोई अल्लाह ने कोई हिम्मत, तौफीक और मियां नवाज शरीफ के अल्फाज और उन्होंने जो मेरे से बातचीत और इसी तरह बाकी लीडरशिप ने शहबाज साहब समेत की है। और मरियम साहबा की आप बात करते हैं, वो सिर्फ मेरी लीडर नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप वैसे जब आपको नहीं मिल रहा था टिकट तो आप मायूस होकर सियासत छोड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ से बात हुई और फिर आप कायल हो गए कि नहीं, आप बर्दाश्त करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल अपने अंदर ये सब कुछ सोचता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि मैं सरवाइव कर सकूंगा। मुझे तो ये लगता था कि पता नहीं मैं जिंदा भी कैसे रहूंगा और से जाना पड़ जाएगा। तो लेकिन लीडरशिप, सारी लीडरशिप ने, और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सारी चीजें मेरे सामने रखी और मुझे ये फिर एक दफा महसूस हुआ और फिर एक दफा मैंने ये रिश्ता, ये वफादारी फिर एक दफा निभाई है, अपनी हिम्मत से, अपनी तौफीक से, और जितनी वो उससे भी ज्यादा मुझे नहीं लगता था। ये बड़ी बात है जो आप करें कि आपने सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया था, बल्कि आपके जहन में ये ख्यालात आ रहे थे कि मैं जिंदा कैसे रहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी सियासतदान के लिए 10 साल तक अपने हल्के में इलेक्शन ना लड़ना ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन फिर चले, पार्टी से आपने एक अपना रिश्ता तो निभाया है, लेकिन पार्टी ने आपको ऑफर क्या किया है? सेनेट टिकट ऑफर की है, ये आ रहा है सुनने में कि आपको कोई बड़ी वजारत दी जाएगी, और दोनों जो एमपीएज हैं आपके हल्के में वो आप डिसाइड करेंगे, और गालिबन एक हल्के से शायद आपके वालिद साहब खुद अब इलेक्शन लड़े। देखिए, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की, कोई चीज मैंने नहीं कहा कि मुझे ये दे दें तो ये छोड़ देता हूं। बट पार्टी ने क्या ऑफर किया आपको? मेरा इस पार्टी से रिश्ता कंडीशनल नहीं है, इस तरह नहीं कि शर्तों पे। मैं कोई मुनहरफ नहीं हूं, या मैं कहीं से वो कोई लोटा नहीं हूं कि मैं आऊं और शर्तें रखूं लोगों के सामने कि ये करेंगे वो करेंगे। मेरा बगैर शर्तों के ये रिश्ता है, और पार्टी ने बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने इससे भी बड़ी बहुत सारी बातें, और चले आपने उनसे नहीं मांगा, लेकिन पार्टी ने क्या ऑफर किया आपको? देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि भी पहले फुर्सत में, क्योंकि सेनेट फौरन मार्च में होगा तो उसका मेंबर होंगे, यकीनन अगर फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो वो यकीनन आपको आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि कंसिडर होंगे, इस तरह की और इससे भी बड़ी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। लेकिन यकीन करें, मुझे ये टिकट जो है, अगर आप ये समझें कि मैंने किसी बार्गेनिंग पे छोड़ा है तो बिल्कुल भी नहीं। अपने भी केस की बात करूं तो आपके मीडिया ने जिस तरह मुझे आप समेत सपोर्ट किया है या इस एक असूली बात पे स्टैंड लिया है, मैं समझता हूं मेरे जैसे एक मिडिल क्लास के आदमी जो ना किसी बड़े पीर का बेटा है, ना जगीरदार और सरमायादार का, एक आम सियासी कारकुन ने जो जगह यहाँ बनी है, उसको आपने जिस तरह आपने उस नैरेटिव को आपके बढ़ाया है, इससे सियासी कारकुन मजबूत हुए हैं। आजकल इस अवेयरनेस से लोग अब टर्न कोट्स को पसंद नहीं करते और वोट देना पसंद नहीं करते। ये तो यही लगता है मुझे अभी भी।
जी, होना भी ऐसे चाहिए। आपकी पार्टी का भी, जब ऑब्वियसली पार्टी आपकी ऑपोजिशन में थी, मुश्किल में थी, उस वक्त यही बातें करती थी कि हमें अगर सियासत को बेहतर बनाना है तो टर्न कोर्ट्स, लोटों को वोट नहीं देना है बल्कि उनको घेराव करना है। एक आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कि आप सियासत छोड़ने की बात कर रहे थे, आपको लग रहा था आप जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन किसी पॉइंट पे ये सोचा कि आज़ाद लड़ लूँ पार्टी के खिलाफ या कोई और पार्टी ज्वाइन कर लूँ, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये ख्याल भी आया? यार अब आप ये सोचे, जिस जमात को और जिस जमात को अपना घर समझ के आपने उसको खून दिया हो और खून से सींचा हो, खून पसीना और अपनी जवानी दे दी हो, उस जिसको अपने हाथों से खड़ा किया हो, उसके खिलाफ तो फिर नहीं, बड़ा मुश्किल है, वो बंदा हो नहीं सकता। तो इसीलिए फिर कभी सियासत छोड़ने की, कभी मुल्क, ये मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ टाइम पर, और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने भी हिम्मत दी, और जो प्यार और जो उसके बाद यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ दोबारा से एक दफा जो इजहार किया है, तो मुझे फिर लगा कि उनसे मेरा रिश्ता जो है सही, वो शायद इस कुर्बानी से बहुत बड़ा है। और इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आने वाले वक्त में वफादार बहुत आगे नजर आएंगे। तलात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपकी उम्मीद थी कि मांगे बगैर आपको टिकट मिल जाएगा नवाज शरीफ के होते हुए, वो नहीं हुआ, लेकिन आप पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं, तो उम्मीद करते हैं जो आगे पार्टी ने आपसे कमिटमेंट किए हैं, जो वादे किए हैं, वो एक लॉयल और एक वफादार वर्कर के साथ पूरे होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वो आपके साथ पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।